नमस्कार साथियों, आप जानिए कि सरकारी शिक्षक कर्मचारी जो विगत कई वर्षों से एक संघर्ष, एक आंदोलन छेड़े हुए थे, उस संघर्ष और आंदोलन को आज पंख लगने लगे हैं। कई ऐसे राज्य हैं जहां पुरानी पेंशन बहाल की जा रही है और कई ऐसे राज्य हैं जहां कई विपक्षी पार्टियां पुरानी पेंशन को बहाल करने की वादा कर रहे हैं। और इन्हीं वादा के बीच जो सत्ता पक्ष है, मैं सीधे सीधे नाम लेना चाहता हूं कि जो पूंजीवादी पार्टियां हैं, उन पूंजीवादी पार्टियों ने एक बहुत बड़ा साजिश, एक बड़ा षड्यंत्र उन्हीं शिक्षक कर्मचारियों के खिलाफ करना शुरू कर दिए हैं जिन शिक्षक कर्मचारियों के बूते सरकारी योजनाएं जमीन पे, धरातल पे सफलता प्राप्त करती हैं। ऐसी कोई योजना, ऐसी कोई नीति सफल नहीं हो सकती है जिसमें शिक्षक कर्मचारियों का योगदान न हो। आप याद करिए, कोरोना का कालखंड जो था, उस कोविड के दौरान जो है, जब सारे लोग अपने घरों में दुबके हुए थे, तब वही जो कर्मचारी थे, वही जो है कोरोना वॉरियर बने हुए थे। चाहे वो हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो गांव मोहल्ला हो, जहां पर कि लोगों को तरह तरह से सुविधाएं देने का काम करते थे। दवाइयां बांटने से लेकर के अनाज बंटवाने का काम जो है, यही शिक्षक कर्मचारी कर रहे थे। आज से करीब 2 साल पहले जिस तरह से किसान आंदोलन को इसी सत्ता पक्ष ने जैसे उनको बदनाम किया, उनके आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया, ठीक वैसा ही प्रयास इस पुरानी पेंशन को लेकर शुरू हो चुकी है। ऐसा नहीं है कि भरत झुनझुनवाला जो है लेख लिखते हैं, या अभी दैनिक जागरण में डॉक्टर अजय खेमरिया जो है लेख लिख रहे हैं, और आज क्या हुआ है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो आर्थिक सलाहकार हैं सौम्य कांति घोष, उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की है और रिपोर्ट में बताया है, क्या कहा है, उन्होंने कहा कि ये पुरानी पेंशन ये मुफ्त रेवड़ी है और राज्यों को इस तरह की कवायदों से खुद को बचना चाहिए उन्हें। अब देखिए क्या है कि पुरानी पेंशन को मुफ्त की रेवड़ी, पता नहीं कैसे इसको मुफ्त की रेवड़ी बताया जा रहा है। ये जो हम 60 वर्ष की आयु तक जो हम लोग सेवा देते हैं, जो हम सेवा कार्य करते हैं, उन्हीं सेवा कार्य के बदले जो है ये हमारी ही कमाई है। ये कमाई सरकार का जो है कोई दान दक्षिणा भीख नहीं है, ये हमारी मेहनत की ही कमाई है पुरानी पेंशन। और उस पुरानी पेंशन जो आज़ादी के पहले से हमारे देश में रहा है, और आज़ादी के बाद जब नया संविधान बना और राज्य को, हमारे देश को लोक कल्याणकारी राज्य बनाया गया, तो आप जानिए कि पेंशन हमारा जो है, हमारे देश में जो है, यह उन प्राथमिक जो सामाजिक सुरक्षा है उससे जुड़ा हुआ मामला है। आप जानिए कि जब देखिए क्या है ना कि बात तो ये कई बार तो हम लोग ऐसे ही बात कर लेते हैं, कहें कि जो है दक्षिण पंथ और वाम पंथ, हम समझने की पहले तो इसी को ही हम समझें। जब हम बात करते हैं आर्थिक विचारधाराओं की, तब 2 विचारधारा को आपको जरूर समझना चाहिए। एक है दक्षिण पंथ और एक है वाम पंथ। दक्षिण पंथ को राइट विंग बोलते हैं, राइट विंग दाहिना हाथ, और एक जो है लेफ्ट विंग है बायां हाथ। अब आप मुझे बताइए कि आपके दोनों हाथों में से सबसे ताकतवर हाथ कौन सा है? जनरली जो सामान्य बात है वो यही है कि हमारा जो राइट हैंड है वो ज़्यादा ताकत इसमें है। आर्थिक विचारधारा को समझिए, ऐसी विचारधारा जो हमेशा मजबूत लोगों के बारे में सोचे,
ताकतवर लोगों के बारे में सोचे, पूंजीपतियों के बारे में सोचे, देश को मजबूत तथाकथित मजबूत बनाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोगों के बारे में जो सोचे, वही राइट विंग है, वही दक्षिण पंथ है। और वाम पंथ जो है वो कमजोर हाथ, जो कमजोरों की बात करता है, जो गरीबों की बात करता है, जो पिछड़े वंचितों शोषितों की बात करता है, जो महिलाओं की बात करता है, जो बुजुर्गों की बात करता है, जो बच्चों की बात करता है, जो विकलांगों की बात करता है, जो अंतिम कतार में खड़े व्यक्ति है, जो उसके बारे में बात करता है, वह है लेफ्ट विंग। तो आप समझिए कि क्या कोई देश इतना शक्तिशाली बन सकता है, बहुत आर्थिक ताकतवर क्या बन सकता है, जिस देश के नागरिक गरीब हों, कमजोर हों, पिछड़े हों, जिनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा न हो, क्या वह देश ताकतवर बन सकता है? अब क्या है कि आज का जो दौर है, हमारे देश में जो दौर है, यह दौर एक ऐसा दौर है जिसमें पूंजीपति, पूंजीवाद, इसकी ही बात हो रही है, निजीकरण की बात हो रही है। समाजवाद काफी पीछे छूट चुका है। आप कभी कल्पना करिए, हमारा देश एक गरीब देश, हर तरह से गरीब, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से देखिए, सामाजिक दृष्टि से भी देखिए, और देखिए कि कैसे जो है हमारे देश में आज भी जो गरीब तबका है, जो गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हैं, उनकी संख्या कितनी बड़ी संख्या है। हमारे देश जहां बच्चे बड़े मात्रा में कुपोषित होते हैं, हजारों लाखों नहीं करोड़ों, और उसी गरीब देश में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति बनने जा रहा है। कितना ताज्जुब की बात है। तो जो इस गरीब देश में जो विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति होने जा रहा है, ये किसकी बदौलत है? आज हमारा देश एक ऐसे मुकाम पे आ खड़ा हुआ है, एक ऐसे चौराहे पे आ खड़ा हुआ है जहां से दूर दूर तक कोई भविष्य नहीं दिखाई देता है। न नौजवानों का भविष्य दिखाई दे रहा है, न बुजुर्गों का भविष्य दिखाई दे रहा है, न बच्चों का भविष्य है, न महिलाओं का भविष्य है। सारा भविष्य जो है अंधकारमय हो चुका है। भविष्य किसका बचा है? तो उन पूंजीपतियों का ही भविष्य बचा हुआ है, जो निजीकरण के कारण जो है देश में जो व्यापक निजीकरण का दौर शुरू हुआ है, और उन्हीं के बलबूते जो है विश्व का सबसे अमीर आदमी बनने का सपना देख रहे हैं। अब एक बात और जानिए आप, जो है कि हम सभी देखिए, आप खुद देखिए कि कहा जा रहा था कि 70 साल के गड्ढे जो है पाटने का काम हो रहा है, लेकिन जो 70 साल के दौरान जो बड़े बड़े देश में जो स्ट्रक्चर खड़े हुए थे, चाहे मैं नवरत्नों की बात करूं, या देश में जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं मैं उसकी बात करूं, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं मैं उसकी बात करूं, चाहे मैं कम्युनिकेशन की बात करूं, चाहे मैं बैंकिंग की बात करूं, चाहे वो डिफेंस की बात करूं, आप देखिए कि हर जगह निजीकरण का दौर शुरू हुआ है। युवा जब माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक उनका सपना होता है, बच्चा अच्छी सी नौकरी पाएगा, बच्चा का एक अपना सुहाना सपने होंगे, और उन सपनों को कुतरने का काम जो है यही सरकार जो है कर रही है। आप सोचिए कि ये जो निजीकरण के दौर हुए हैं, क्या हमारे आपके बच्चे वो क्या करेंगे? आम आदमी की मैं बात करूं कि आम आदमी का जो बच्चा होता है ना, वो यही सोच के वो व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ाता है कि बड़ा पढ़ा लिखा हो जाएगा, और जब नौकरियां पाएगा तो वो जो उसका जो बैकग्राउंड है, जो उसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है फैमिली का, उसमें जो है
उस बैकग्राउंड से बाहर निकलकर जो है देश दुनिया के मेन स्ट्रीम में आएगा और वो भी सबके आंखों में आंखें डाल करके बात करेगा। लेकिन आज उन्हीं आम आदमी के सपनों को चकनाचूर कर दिया गया है। तमाम बड़ी बड़ी नवरत्न कंपनियों को क्या किया गया, वहाँ पे निजीकरण शुरू किया गया। चाहे बीएसएनएल हो, चाहे कोई भी। अब तो डिफेंस में भी आप देखिए कि डिफेंस में भी कहा जा रहा है कि अग्निपथ पे चलिए ना, अग्निवीर बनिए। 4 साल की नौकरी, मतलब कि आप सोचिए कि पिता से पहले बेटा रिटायर हो जाएगा, ऐसी स्थिति है। और ये जो पुरानी पेंशन है, ये पुरानी पेंशन थी कहाँ? ये पुरानी पेंशन केवल नेताओं के लिए थी, सांसद विधायकों के लिए थी, या फिर न्यायपालिका को थी। और फिर ये किसके पास थी? तो सिर्फ डिफेंस के पास थी। इंडियन आर्मी, नेवल और एयरफोर्स, बस इन्हीं लोगों को मिलता था। और वहाँ भी जो है पिछले दरवाजे से वहाँ भी पुरानी पेंशन को ख़त्म कर दी गई। अब तो सीधे अग्निवीर होंगे, 4 साल के बाद वो रिटायर लेंगे। और कहा गया कि अधिकतम 25% लोगों को परमानेंट लिया जा सकता है, ऐसा कहा गया है। अब आप कल्पना करिए कि लिया जाएगा अधिकतम, तो न्यूनतम कितना? आप जानिए कि जो गैर भाजपा शासित राज्य जितने भी हैं, वहाँ पुरानी पेंशन को लेकर हलचल है। कुछ राज्य ऐसे हैं, चाहे वो राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, यहाँ तीनों गैर भाजपा शासित सरकारें हैं और तीनों ही सरकारों ने पुरानी पेंशन बहाली कर दिया है। बहुत ऐसे भी राज्य हैं जहाँ इसकी सुगबुगाहट है, जैसे पंजाब, वह भी गैर भाजपा शासित राज्य है। मैं आपको बताऊं कि अभी जो है गुजरात, हिमाचल प्रदेश में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहाँ भी पुरानी पेंशन का वादा कर रहे हैं वहाँ के मुख्य विपक्षी दल। तो फिर जो राइट विंग है वो क्या करेगा? वो कैसे आम आदमी की बात करेगा? वो कैसे जो है, वो कैसे पेंशन की बात करेगा? वो कैसे सामाजिक सुरक्षा की बात करेगा? वो कैसे बुजुर्गों की बात करेगा? वो कैसे कमजोरों की बात करेगा? नई जो पेंशन स्कीम है, इस पेंशन स्कीम में जो हमारा आपका पैसा जाता है वो थोड़ा बहुत पैसा नहीं होता है, वो लाखों करोड़ रुपए होते हैं। और वो पैसे किसके पास जाते हैं? ये उन्हीं पूंजीपतियों के पास जाते हैं। और वो पूंजीपति जो है उसी पैसे के बल पे अपना बिजनेस, अपना जो है व्यापार खड़ा करते हैं। तो हम कैसे ये सोच सकते हैं कि जो पूंजीवादी ताकतें हैं वो भविष्य में आज से 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद पुरानी पेंशन बहाल कर देंगे, ऐसा मुगालता हम कैसे पाल सकते हैं? क्योंकि आज जैसे जैसे दिन बढ़ता जाएगा, ये जो पूंजीवादी ताकतें हैं उनका इस एनपीएस का जो कैपिटल है, जो पूंजी है, उस पर उनकी निर्भरता बढ़ती जाएगी। वो उस पर अधिक डिपेंड होते चले जाएंगे। और जब उनकी जब वो उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर होंगे, तब फिर हम ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम लेकर के हम कैसे आत्मनिर्भर होंगे? ये सवाल है। तो साथियों, मैं कहूँगा कि जैसे किसान आंदोलन हुए थे, आप याद करिए कि किसान आंदोलन को कैसे कैसे बदनाम करने की साजिश हुई थी। और वो साजिश का जो हिस्सा थे, वो मुख्य हिस्सा क्या था? मुख्य हिस्सा ये वही मीडिया घराना है। ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आप न्यूज़ चैनल देखते होंगे, आप अखबार पढ़ते होंगे, और जब अखबार पढ़ते होंगे तब आपको ये ज़रूर पता चलता होगा कि जो है कि हमारे देश में जो है मीडिया का जो स्वरूप है, जो रूप है, वो कैसा हो चुका है। आप सोचिए कि जहाँ कहीं 10 ग्राम ड्रग्स जो है, 10 ग्राम ड्रग्स कहीं मिलते हैं, तो एक खास एजेंडे के तहत उस पर कई दिनों तक जो है उस पर चर्चा होती है। और जब देश का जो ऐसा पूंजीपति जो विश्व का
पहला सबसे अमीर व्यक्ति जो है होने जा रहा है, जब उसके पोर्ट पे, जब उसके बंदरगाह पे जो है कई कुंटल जो है ड्रग्स पाए जाते हैं, तो कौन सा मीडिया घराना ने लंबा लंबा डिबेट कराया था? आपने देखा कभी? तो ऐसा हमारा स्वरूप हो चुका है। जो चैनल्स आप देखिए, जो चैनल्स बात कर रहे थे रोजगार की, बेरोजगारी की जो बात कर रहे थे, गरीबी की जो बात कर रहे थे, समस्याओं की जो बात कर रहे थे, शिक्षा की जो बात कर रहे थे, नौकरियों की, उन चैनलों को भी खरीद लिया गया। कौन बात करेगा हमारी? तो हमें जो है एक ऐसे स्थिति में हम पहुंच चुके हैं कि जब हम सभी को सोचना पड़ेगा, हमें आपस की जो दूरियां हैं उन दूरियों को कम करना पड़ेगा और सभी को एकजुट हो करके उन ताकतों के खिलाफ अपने संघर्ष को और तेज करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आज हम चूक गए तो सोचिए कि कल हमें उठ खड़ा होने का जो है वक्त नहीं मिलेगा। जब आप पुरानी पेंशन की बात करेंगे तो तमाम तरह के प्रोपेगेंडा फैलाए जाएंगे आपके खिलाफ। ये जो ताकत है, जो पूंजीवादी ताकत है, इसने मान लिया है कि आने वाले समय में ये जब पुरानी पेंशन एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा तो हमें इन शिक्षकों कर्मचारियों का वोट तो मिलने से रहा। तो ऐसी स्थिति में एक ऐसा ओपिनियन पोल तैयार करो, ऐसा पब्लिक ओपिनियन तैयार करो कि लोग जो है, लोग खुद, ये जो जनता है, जो गैर सरकारी कर्मचारी शिक्षक है, जो नौकरी पेशा लोग नहीं हैं, जो खेती पे हैं, जो मजदूर हैं, जो दूसरे कारोबार करते हैं या जो भी श्रमिक हैं, खेतीहर हैं, ये सभी जो है इन्हीं सरकारी शिक्षकों कर्मचारियों के खिलाफ लामबंद हों और हमारे खिलाफ जो है वो आवाज़ उठाए। और वो दिन दूर नहीं जैसे किसानों को देशद्रोही कहा जाता था, अगर हमें आपको भी देशद्रोही कहा जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। और जब बात की जा रही है रेवड़ियों की, तो अभी तो आप जानते ही होंगे कि 3 महीने का जो है राशन फ्री देने की बात कही गई 80 करोड़ लोगों को। तो 80 करोड़ लोगों को जब फ्री में अनाज देने की बात की जाती है तब वो रेवड़ी नहीं है। जब बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े विधायक, सांसद जब 2-2, 4-4, 5-5 पुरानी पेंशन उठाते हैं तब वो जो है रेवड़ी नहीं है। जब तमाम नेता हमारे ही टैक्स के बल पे जब सुख सुविधाओं का भोग करते हैं, 8-8 हज़ार करोड़ के जहाज से चलने लगते हैं, जब उनका जो है उनको सुख सुविधाओं में जब वृद्धि की जाती है तब वो रेवड़ी नहीं है। और जब हम 60 सालों के बाद जब हम कोई काम करने लायक नहीं रह जाएंगे, जब हम अपने घरों में जब रिटायर होकर पहुंच जाएंगे, तो जब हमको पुरानी पेंशन की जब हम बात करते हैं कि हमको पेंशन चाहिए, तो वो रेवड़ी कैसे हो जाती है। बाकी चीज़ें जो है हम आपके भी विचार जानना चाहते हैं, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसे पढ़ना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि मैं तो जो सोच रहा हूँ मैं आपके समक्ष रख रहा हूँ, आप क्या सोचते हैं, तो उसे मैं भी देखना चाहता हूँ। आप कमेंट ज़रूर रखिएगा। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर भेजें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, इसके लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। धन्यवाद।